नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर माह के संस्करण को पढ़ने के लिए। ये मैं स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि वैसे लोग जो प्रतियोगिता दर्पण से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रतियोगिता दर्पण के हर मंथ में क्या आया है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ामों में ना ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इस किताब में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो एक किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस मंथ में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, मैंने अभी खोला है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका संपादकीय जो संपादक जी ने क्या डाला है, मानव की जय यात्रा के प्रतीक बनिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि ना मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सुना। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या क्या दिया हुआ। पहला, राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हुआ। तो ये अगर मैं पूरी चीज़ें पढ़ूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो मैं इम्पोर्टेंट कुछ लाइनें पढ़ूँगा जो आपको पता चलेगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र यूपीएससीआर का गठन। सेकेंड पॉइंट, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू। ठीक है, 3 नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता सहित 3 कानून विस्थापित हुआ है। थर्ड पॉइंट, जेपी नड्डा अब राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता। 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी विपक्षी को ये दर्जा मिला है। ठीक है, 5 नंबर, अनुसूचित जाति की सूचियों से छेड़छाड़ का अधिकार राज्यों को नहीं। ये सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का 2015 का एक फैसला को रद्द किया है। अब एक इनका मतलब कहने का मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कर सकते हो। 6 पॉइंट, जमानत पर रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट है, सीख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का परीक्षण हुआ है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम अब क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखे गए हैं। अब असम में चराइदेह जिले में स्थित अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि प्रणाली मैदान अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए अब देश में ही निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर के परीक्षण हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या अगला पॉइंट है कि मिसाइल प्रणाली के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 17 वर्ष की शानदार सेवा के पश्चात UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से विदाई। ये मैंने पूरा पॉइंट पढ़ा आपके सामने और इसमें दिया हुआ वही घटनाक्रम हुआ है। ठीक है, लाइन बाय लाइन सुनेंगे हम लोग कि क्या क्या हुआ था। एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जेपी नड्डा अब राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। क्या होता था कि जनरली माना जाता था कि राज्यसभा में सदन का जो नेता होता है ना, प्रायः प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जेपी नड्डा जी को ये अवसर मिला है कि वो राज्यसभा में सदन के नेता बने। अब आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जो है ना लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। 10 वर्ष के बाद किसी विपक्षी को मिला है दर्जा। सोचिए 10 वर्ष के बाद मिला, यानी 10 साल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने 10 चुनावों में विपक्ष को उतना सीट नहीं जीतने दिया। जो एक विपक्ष कहने का मतलब है कि 10% अगर किसी विपक्षी पार्टी के पास नहीं होता ना, तो विपक्ष का दर्जा उसको नहीं मिलता है।
तो ये 10 वर्षों से ये विपक्ष को उतनी सीटें नहीं मिल रही थी। इस वजह से विपक्ष का कोई नेता नहीं बन रहा था, ठीक है। अब आते हैं, अनुसूचित जाति की सूचियों से छेड़छाड़ का अधिकार राज्यों को नहीं है। ये क्यों नहीं है? देखिए, बिहार सरकार 2015 का एक फैसला था। वो क्या फैसला था सुनिएगा, अच्छे से सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता चले। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 2024 को यह स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति यानी एससी की सूचियों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार राज्यों को नहीं है। ये मतलब अगर ये कोई जाति की सूची बना हुआ है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ये उनका अधिकार नहीं है, ठीक है। ये किसने बोला है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूचियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता या अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, ठीक है। इस फैसले के साथ शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की 1 जुलाई 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत ताती ततवा जाति को अति पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में पानसवासी पुनर् के साथ विलय किया गया था। देखिए, जो ततवा जात है ना, जो ताती ततवा, ये लोग क्या था, पहले ईबीसी में आता था, लेकिन बिहार सरकार ने क्या कर दिया, इनको ईबीसी से हटाकर सीधा एससी में डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है, मतलब क्या हुआ कि ये जब डाला तो इस पे विवाद हुआ, तो ये विवाद, तो कहने का मतलब है कि ये इसके खिलाफ याचिका दायर हुआ, तो ये पटना हाई कोर्ट में केस गया, तो पटना हाई कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार सरकार के इस कदम को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निर्दिष्ट अनुसूचित जाति सूची में केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। मतलब समझे कि अगर मान लीजिए चेंज जो हुए ना, तो ये चेंज राज्य सरकार ने खुद से किए। इसको बदलने का तरीका था कि पहले उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ता, फिर उसमें विधेयक पास होता, तब जाके चेंज हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार ने सीधा चेंज कर दिया, जो अनुचित है, क्योंकि ये संविधान अनुच्छेद 241 का ये उल्लंघन था। पीठ ने कहा, पटना हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिए बिना पूरी तरह से गलत आधार पर 2015 की कार्रवाई को 17 में बरकरार रखा है। यानी पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनको 341 का देखना था, ठीक है। पीठ ने कहा कि बिहार सरकार यह भी जानती थी कि किसी जाति का अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसने 2011 में ताती ततवा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए अपना अनुरोध केंद्र को भेजा था, जिसे स्वीकार न करते हुए समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया था। यानी बिहार राज्य सरकार ने ये एक, कहने का मतलब है कि एक रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार को कि आप ऐसा शामिल कर दें, लेकिन केंद्र सरकार ने उल्टा उनको वापस कर दिया कि पहले आप समीक्षा कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए क्या ये सही है। उसके बाद वो बिना समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने अपनी मनमर्जी से उस समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल कर दिया जी। और ये सूचना कब दी? 1 जुलाई 2015 को। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सामने के 15 जुलाई 2024 के फैसले में बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। यानी कानून से ऊपर कोई नहीं होता। अब आते हैं, जमानत पर रिहाई के 1 सप्ताह बाद हेमंत सोरेन पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री। देखिए, कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन पुनः बने हैं मुख्यमंत्री। तो क्या हुआ कि एक भूमि ज़मीन से जो एक रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग उन पे मामला चल रहा था, ठीक है। तो 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हो गए। तो क्या हुआ, जब वो गिरफ्तार हुए ना, तो उनके जगह पे उनके ही एक विश्वास पात्र चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ 2 फरवरी 2024 को ली थी, ठीक है। लगभग 5 महीने तक जेल में रहे हेमंत सोरेन की इस मामले में जमानत पर रिहाई 28 जून को हुआ, ठीक है। यानी 28 जून को वो फिर से मतलब जेल से छूट गए जमानत पे, और उन्होंने फिर से क्या हुआ, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री से 3 जुलाई को
त्याग दिया, यानी कहने का मतलब ये बने कब थे, 2 फरवरी को, और उन्होंने त्याग कब दिया, 3 जुलाई को। ठीक है, तो 4 मंथ के बाद गठबंधन के नेता के तौर पे दावेदारी प्रस्तुत करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई उन्हें। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हेमंत सोरेन अभी तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वो 4 जुलाई 2024 को बने हैं। तो ये लिस्ट है, देख लीजिए झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, बाबूलाल मरांडी जो बने थे 15 नवंबर 2000 से बने हुए थे, वो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। अभी कौन मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन। अब आते हैं सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यह ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन सिख फॉर जस्टिस एक संगठन था बना हुआ है, जो जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। उसमें जो आरोपित प्रतिबंध है ना, वो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये 2019 में जुलाई 2019 में आरोपित किया गया था, और प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की और वृद्धि हो गई है कि जो मतलब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको 5 वर्ष की ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का एक परीक्षण हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि भारत के जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसका नाम DRDO है, उसने क्या किया कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफल परीक्षण कहाँ किया है, उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज यानी ITR से 24 जुलाई 2024 को किया है। ठीक है, तो ये मिसाइल बनी हुई है ऐसा। अब आते हैं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, यानी जो दरबार हॉल है ना राष्ट्रपति भवन का, उसका नाम अब रखा गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, और जो अशोक हॉल है उसका नाम है अशोक मंडप, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते एक पिक्चर देख लीजिए ठीक से। ये है पिक्चर, मैं आपको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है मैदान। देख लीजिए पिक्चर, ये क्या है। देखिए, असम की एक चराईदेव जिला है, असम एक चराईदेव जिला है, और उसमें एक अहोम राजवंश, इसका नाम था अहोम की टीले नुमा दफन प्रणाली, जिसे मोइदम या मैदान से जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जुलाई 2024 में शामिल किया गया। तो ये हमको जानना है कि ये है क्या चीज़। यह शाही मैदान केवल असम राज्य के चराईदेव में चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के, मैंने चीन से एक जनजाति आई थी जिसका नाम था ताई अहोम के जो राजा थे ना, उनका कब्र स्थल है जो शाही मैदान है। तो ये इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इन कब्र स्थलों को असम के पिरामिड्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो असम के तत्कालीन शिवसागर जिला, जिसको अभी वर्तमान में चराईदेव जिला कहा जाता है, शिवसागर जिला अभी का नाम तो उसका पहले था, अब ये नाम है इसका चराईदेव जिला में स्थित इस मोइदम्स को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के पास भेजा था। ठीक है, जिसको जुलाई 2024 में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के भारत में नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 को संपन्न 46वें सत्र में लिया गया है। इस प्रकार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 43 हो गई है। ठीक है, इसमें 35 स्थल जो है ना वो सांस्कृतिक स्थल की सूची में, जबकि 7 प्राकृतिक विरासत। ठीक है, यानी टोटल अगर पूछा जाए तो भारतीय जो स्थल है ना जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो 43 है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए कब कौन किसको डाला गया था, देख रहे हैं, ये लिस्ट है।
मैं आपको हर एक गतिविधि से रूबरू करवाऊंगा जिसको आपको फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें क्या लाइन दिया हुआ है, दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए देश में ही निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर के परीक्षण। मतलब कोई ऐसी पहाड़ियाँ होती है जहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है, वैसी जैसी पहाड़ियों पर तैनाती के लिए एक हल्का टैंक, एक जोरावर जिसका नाम जोरावर है, उसका परीक्षण किया गया। ठीक है, ये टैंक को मुख्यतः चीन की सीमा से लगे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वार्षिक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पे तैनाती के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है, मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण। एक विमान है जिसका नाम है अभ्यास। ठीक है, इस विमान का उपयोग किया जाता है जब मिसाइल प्रणाली के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल दुश्मन को भुलावा देने के लिए नकली विमान के रूप में भी किया जाता है। यानी दुश्मन को लगता है कि ये ओरिजिनल विमान है, ये पर ये नकली रहता है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली तथा लारसेन एंड ट्रूबो द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, 17 वर्ष की शानदार सेवा के पश्चात UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से विदाई हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ ली। चलिए अब हम लोग आगे वाला, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही बदलाव हुआ है। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी पराजय और 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी, जिसका और ये कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, तो अब जो पहले ऋषि सुनक थे वो अब नहीं रहे, अब उनकी जगह लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है और वहाँ उस पार्टी के जो थे कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या हुआ है कि 4 माह के भीतर नेपाल में सजा हेतु गठबंधन परिवर्तन। नेपाल में 4 माह में ही सत्ता में परिवर्तन हो गया है। इसके प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली। अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु रिपब्लिकन उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमला हुआ। ठीक है, तो इन पे हमला हुआ है और ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अभी घोषित किया जाने के लिए घोषणा से 2 दिन पहले इन पे हमला हो गया था। अब इधर क्या है, उदारवादी पेजेस्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। ये एक उदारवादी नेता है जिनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ये मतलब ईरान के नए राष्ट्रपति। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा हो रही है। पिछले 2 वर्षों से क्या हो रहा है कि देखिए इसमें दिया हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8-9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा की, जिसके पश्चात 9 या 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। रूस की उनकी यात्रा दोनों देश के बीच वर्ष 2000 से शुरू हुए वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के शासन प्रमुख प्रति वर्ष एक दूसरे के यहाँ शिखर बैठक हेतु बारी बारी से जाते। बस 2022 और 23 में बैठक नहीं हो सका, नहीं तो हर साल रूस की तरफ से और भारत की तरफ से प्रतिनिधि जाते रहते हैं। ठीक है, और रूस के मॉस्को निकट वुड को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को दिया गया, रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के द्वारा। ठीक है, देखिए भारत और रूस का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब भारत और रूस का व्यापार जो है कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना हो गया है, 61.43।
$65 अरब का अभी भारत और मतलब रूस का त्रिपक्षीय व्यापार हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, अब ऑस्ट्रिया के बारे में सुनते हैं। देखिए, रूस की 2 दिन की यात्रा के पश्चात 9 जुलाई को श्री मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पहुंचे और भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। 75 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रिया की यह यात्रा नरेंद्र मोदी ने की। वैसे 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये यात्रा थी, यानी 41 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं गया था वहाँ पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा है। अब क्या है? चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता हुई। लद्दाख में LAC से सैन्य वापसी पे बल दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब क्या है? बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देखिए, तो ये बिम्स्टेक जो सम्मेलन है, इसके जो सदस्य देश हैं उसमें कौन कौन आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये लोग आते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में अस्थाना में संपन्न हुआ। यानी SCO का जो 24वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कजाकिस्तान अस्थाना में संपन्न हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देख लीजिए, लिस्ट दिया हुआ है। अभी 25वां अब होने वाला है, तो वो चीन में होने वाला है। अब आपको सवाल है कि SCO होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शंघाई 5 नाम से एक समूह की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा 1996 में किया गया था। ये पांचों देश शंघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को समूह में शामिल कर लिया गया। इसका नाम ही शंघाई सहयोग संगठन किया गया। इस प्रकार शंघाई सहयोग संगठन की औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 को मानी जाती है और भारत और पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया। ठीक है, इस तरह SCO के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है और 2023 में ईरान और इस वर्ष 2024 में बेलारूस को शामिल किया जाने के बाद इसकी संख्या अब 10 हो गई है। ठीक है, अब इसमें है आर्थिक समीक्षा 2023 से 24। देखिए, इसका मूल्य बिंदु क्या है? सबसे मेन चीज़ होता है, पूरा किताब पढ़ने से अच्छा उसका मेन पॉइंट पढ़ो, काम आती है। पॉइंट क्या है? वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से भारत की जो GDP है ना 8.2% बढ़ी है। ठीक है, 2024 से 25 में ये वृद्धि 6.5 से लेकर 7% के बीच में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आते हैं सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी। वित्त वर्ष 2023 से 24 में कृषि में था 17.7%, उसके बाद उद्योग में 27.6% और सेवा यानी सर्विस सेक्टर में था 54.7%। ठीक है, तो ये हिस्सेदारी चल रही है। उसके बाद आते हैं कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में 6.7 की औसत दर के बाद खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 से 24 में घटकर 5.4 ही रह गई है %। सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 से 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 से घटकर 2023 से 24 में 5.6 रह गया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 28.2% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार
11 महीने के अनुमानित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त रहा है। इतना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ चुका है। 21 हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन चालू किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत गति 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन है। यानी एक दिन में कहने का मतलब है 1314 में था कि एक दिन में 11.7 किलोमीटर बन जाता था। अब ये रेशियो बढ़ के 34 किलोमीटर प्रतिदिन, यानी एक दिन में 34 किलोमीटर राजमार्ग बना दिया जा रहा है। और भारतीय ई कॉमर्स उद्योग जो है 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर लेगा। ये मैंने पढ़ लिया आज। इसमें आता है केंद्रीय बजट, तो आप देख लीजिए 7वां केंद्रीय बजट हमारे जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किए। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड लगातार 7वां केंद्रीय बजट अंतरिम बजट सहित है। इस मामले में इन्होंने मोरारी देसाई के लगातार 6 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड उन्होंने भंग किया। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड भी मोरारी देसाई के नाम ही है। आप देख सकते हैं बजट राजस्व प्राप्ति का जो बजट है मान लगाया गया है 31 करोड़ प्राप्ति हुई है। ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं क्या है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें क्या है 2023-24 में देश में 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस में ये बजट अब हो चुका है 1.27 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारा बढ़ गया है। केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदे जाने के लिए 346 रक्षा संबंधी वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है कि अब हमें देश के भारतीय उद्योग से ही खरीदा जाएगा। ठीक है, 2016 से 23 की अवधि में पाकिस्तान की जनसंख्या में 2.55% वार्षिक वृद्धि। हिंदू जनसंख्या भी बढ़ा है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि मतलब पुरुषों की जनसंख्या 124.32 मिलियन और महिलाओं की संख्या 117.15 मिलियन किया गया। ठीक है, हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में 3.5 मिलियन हो चुका है। 3.5 से बढ़कर 3.8 मिलियन हो चुका है। भारत में 2024 से 25 में आर्थिक वृद्धि 7.0% रहने का मुर्दा कोष का जुलाई 2024 का नया पूर्वानुमान विश्व में सर्वोच्च वृद्धि भारत में ही रहेगी, ये IMF ने कहा अपनी रिपोर्ट में। एशियाई विकास बैंक के ताज़ा आकलन में भारतीय अर्थव्यवस्था ही सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, एशियाई विकास बैंक ने कहा है। क्या नीति आयोग का पुनर्गठन 2024 में हुआ है 16 जुलाई 2024 को इसका पुनर्गठन हुआ। इसके पूर्णकालिक सदस्य का नाम देख लीजिए, डॉक्टर BK सारस्वत, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्र है, डॉक्टर BK पाल और अरविंद बिरमानी। चलिए अब आते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान। एक नया पॉइंट है SWIFT इंसिफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ट्रेड।
यानी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरह की औपचारिकताएं ज़रूरतें एक ही खिड़की से संपन्न कराने की सुविधा, ताकि व्यापारियों और निवेशकों को अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। चलिए पॉइंट बात है, किसकी किसकी नियुक्तियाँ हुई है। विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, विक्रम मिश्री। उसके बाद वो किसकी जगह लिए हैं, वो लिए हैं विनय मोहन कत्रो। अब अमेरिका में भारत के नए राजदूत, पहले यही थे विदेश सचिव, उनकी जगह विक्रम मिश्री आए हैं और विनय मोहन कत्रा को अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाया गया है। धीरेन्द्र को के ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। और रॉबर्ट जेरार्डे रवि को 6 माह के लिए बीएसएनएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, रॉबर्ट जेरार्डे रवि को। उसके बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर माधवन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जुलाई 2024 में प्रदान की गई है। शेखर कपूर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निर्देशक बने। के.बी. सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के नए प्रबंध निर्देशक सीईओ बनेंगे। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को अब बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बीएस राहुल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बने हैं। ये सब दिया हुआ कौन क्या बना है। स्टेट बैंक के नए चेयरमैन का नाम है CS सेट्टी। ये सब आप देख लीजिए। अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को निर्भीक एवं मुखर लेखन के लिए इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया। शाहरुख खान को लोकानो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान दिया गया है। अब ये लिस्ट दिया हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस किस देशों द्वारा राजकीय सम्मान मिला। ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ द ऑनर, ये इनको फ्रांस द्वारा मिला, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ नील, ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो राष्ट्राध्यक्षों या सीईओ को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की है। उसके बाद है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इनको मिला गया ऑर्डर ऑफ लोगहू। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये दिया गया फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। रिपब्लिक ऑफ पलाउ का एबकल अवार्ड, ये भी मतलब फिजी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाउ के राष्ट्रपति ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गलप, भूटान में दिया गया इनको। लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान को मिला, लीजन ऑफ मेरिट। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, ये बहरीन में मिला इनको, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेंसा। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड वुड रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन, ये मालदीव में इनको मिला। ऑर्डर ऑफ द सेंट्यू, ये मतलब रूस में 2019 में इनको दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद, ये अरब अमीरात में दिया गया इनको। ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये इनको फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान को मिला गया 18 में। इस तरह यह दिया हुआ कब इनको मिला।
अभिनव बिंद्रा को ओलंपियन समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर मिला इनको। अब आते हैं पुस्तकें पे। द पर्सन इज एक्टिविस्ट मेमोरी पॉलिटिकल, ये लिखा है अरुणा रॉय ने। आई हैव द स्टेट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विन को मिला है। ब्लू सीट्स ये कोको मेलोस को मिला है। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। 1 जुलाई भारतीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई कनाडा का राष्ट्रीय दिवस। ये सब दिया है कि 1 जुलाई को क्या क्या। प्रति वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। 25 जून को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 49 वर्ष पूर्व 1975 में 25 जून को आपातकाल की घोषणा को संविधान की हत्या मानते हुए सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस आशय की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को जारी की। अधिसूचना में कहा गया, आपातकाल की अवधि के दौरान सरकार के द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। भारत के लोगों पर जातीय और अत्याचार किए, इसलिए आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने के लिए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। ये सब पिक्चर दिया हुआ देख लीजिए। विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2024 में भारत की हिस्सेदारी। भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक कहते हैं इसको 2024। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। तेरहवां संस्करण हुआ है अब तक। चलिए अब खेलकूद पे आते हैं। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मानधना को आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। पहली बार एक ही देश के 2 खिलाड़ी को पुरस्कार ये मिला है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। एशियाई युगल स्वैक्स चैंपियनशिप अभय सिंह के दोहरे खिताब। ठीक है। लियोन मास्टर शतरंज 2024 इसको जीतने वाले हैं विश्वनाथन आनंद। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इसको ध्रुव शितवाला ने जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन ये जीतने वाले हैं जापान के कोकी वातानवे। ठीक है। फॉर्मूला रेस आपको पता ही होगा कि इसको जीतने वाले मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ठीक है। हंगेरियन फार्मूला 2 रेस में भारत के कशमैनी विजेता हुए। उसके बाद आते हैं विंबलडन टेनिस। कार्लोस अल्कराज लगातार दूसरे वर्ष इस खिताब को जीते। देख लीजिए विंबलडन टेनिस 2024 में कौन कौन जीते हैं। पुरुष सिंगल में कार्लोस अल्कराज, महिला में बारबोरा क्रेजसिकोवा, पुरुष युगल में हेलियोवारा और महिला युगल में कैटरीना सिनियाकोवा और मिश्रित युगल में जॉन जेलिस्की और हसी सूरी ने जीता। लिंडा पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। ये पहले एशियाई टेनिस स्टार हैं। फुटबॉल में आते हैं कि स्पेन रिकॉर्ड चौथी बार यूफा यूरोप 2024 जीता है। उसके बाद कोका अमेरिका कप अर्जेंटीना 16 बार जीता। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य दोबारा चुन लिया गया है। स्पेन के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय
फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का श्रेय मनु भाकर को मिला। ये रोजगार समाचार है। ये कुछ पॉइंट है जो आप देख लीजिए। तो हम लोगों ने आज लगभग कवर कर लिया है कुछ चीज़ें। अभी कुछ चीज़ें और कवर करनी है तो हम उसको देख सकते हैं कि क्या क्या बाकी है अभी। तो हाफ पार्ट का हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग ख़त्म करते हैं।